सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था। मेरे एक अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर, ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं, क्योंकि वो जो दृश्य देखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। इस डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर इसे लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली घटना बताया। गृह मंत्री ने कहा कि 24 जून 1975 स्वतंत्र भारत की सबसे लंबी रात, क्योंकि इसकी सुबह 21 महीने बाद आई। वहीं ये सबसे छोटी रात भी इसीलिए थी क्योंकि जिस संविधान को बनाने में 2 साल और 11 महीने से ज्यादा समय लगा था, उसे किचन कैबिनेट ने एक पल में निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपातकाल की याद धुंधली हुई तो ये देश के लिए खतरनाक है। देश में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान की भावना ही नहीं बल्कि यह जन स्वभाव भी है। उन्होंने यह भी बताया कि आपातकाल के समय वे मात्र 11 साल के थे। इस दौरान उनके आसपास के 150 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं वो दिन और दृश्य जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। एक रात पहले जो लोग देश के नागरिक थे वो अचानक तानाशाह के गुलाम हो गए। पत्रकार से असामाजिक तत्व बना दिए गए। छात्र से अस्थिरता फैलाने वाले तत्व करार देकर जेल भेज दिए गए। आइए देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा है। एक प्रकार से आपातकाल के कारण बताए गए, राष्ट्र की सुरक्षा कारण बताया गया, परंतु इसका मूल कारण सत्ता की सुरक्षा था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जी की राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हुए चुनाव हुआ है। और उसके बाद एक टेक्निकल ग्राउंड पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे क्या दिया कि आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हो, रहस्य चालू रह सकते हो, परंतु आप संसद में वोट नहीं दे सकते हो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही, उनको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। संसद सदस्य के प्रधानमंत्री के कोई पर्क्स उनको नहीं मिलते थे, परंतु वो मॉरल ग्राउंड छोड़कर प्रधानमंत्री बने रहना उन्होंने निर्णय किया। और इसका उपयोग क्या किया? इसका उपयोग उन्होंने संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। उसकी पृष्ठभूमि में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, परंतु देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई जब जेपी कूद पड़े, बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है। और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी,
परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। हमने देखा है हमारे गांव के अंदर जनसंघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, कई संस्था कांग्रेसी, समाजवादी, सर्वोदयी, कई प्रकार के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के नवनिर्माण की गति को, पुनर्निर्माण की दिशा को तय करने में लगे थे, वो सारे के सारे देशद्रोही बनकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दी गई। मेरे अकेले गांव से, छोटा गांव है मेरा साहब, मेरे अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर, ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता था, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो जो दृश्य देखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजा। तो आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया, मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के, स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी, क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी, परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। हमने देखा है हमारे गांव के अंदर जनसंघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, कई संस्था कांग्रेसी, समाजवादी, सर्वोदयी, कई प्रकार के लोग जो अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के नवनिर्माण की गति को, पुनर्निर्माण की दिशा को तय करने में लगे थे, वो सारे के सारे देशद्रोही बनकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दी गई। मेरे अकेले गांव से, छोटा गांव है मेरा साहब, मेरे अकेले गांव से 184 लोगों को जेल के डिब्बे के अंदर, ब्लू डिब्बे के अंदर डालकर साबरमती जेल में भेज दिया गया। मैं आज तक और मेरे मृत्यु की क्षण तक वो दिन नहीं भूल सकता, वो दृश्य नहीं भूल सकता। उस वक्त हम गांव के बड़ों को पूछते थे, ये प्रोफेसर मंगलदास का दोष क्या है? कोई नहीं बता सकता था, कोई बताना भी नहीं चाहता था, किसी में हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि वो जो दृश्य देखा था वो बहुत क्रूर और हृदय विदारक था। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.